अनंत विजय जी, ये मामला कहां पर आकर टिक गया है? लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर किसी भी आम बिहारी से पूछिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो दलित हो, सब ये कहते हैं कि हमारा मुद्दा नौकरी है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा अगर हमें पसंद आ रहा है तो विकास है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जातिगत समीकरण के बीच बीच ये मुस्लिम वोटर हमारा होना चाहिए, ये मुस्लिम वोटर हमारा होना चाहिए, झूठे झूठे दावे और वादे, 2.5 करोड़ नौकरियां दे देंगे। और बिलारी जी इस बीच ये कहते हैं कि ना आए कोई बड़ी बात नहीं है, तो जुमला है भैया। नहीं है रूबिका जी, बेलारी जी ऐसी बातों के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था कि जिस प्रकार से बिहार का चुनाव फिर से जाति और संप्रदाय की ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने अपने विकास पुरुष की एक छवि बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो कोशिश लगातार छीजता चला जा रहा है। वो ऐसे वादे कर रहे हैं, उनके सलाहकार जाने कहां से आ गए। कभी कह देते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में उस बबल को पूरी तौर पर बस्ट किया और बहुत लॉजिकली बस्ट किया आपने। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का फाड़ के फेंक देंगे, वो वक्फ, मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ को, कानून को फाड़ने की बात करते हैं। तो फाड़ना चीरना तो आरजेडी के डीएनए में है। आपको याद दिलाता हूं, बेलारी जी बैठे हैं, इनको भी याद होगा कि जिस प्रकार से राजनीति प्रसाद ने संसद में बिल फाड़े थे। आपको याद होगा, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था और उसको फाड़ के उन्होंने कहा था किसी कीमत पर इसको नहीं हम पेश होने देंगे। शरद यादव जी ने मतलब क्या कहा था, परकटी महिलाएं कहा था, जो बाल कटवा के महिलाएं जाती हैं। तो इनको इसी तरह की भाषा में ये बात ही करते हैं और इनकी पूरी पार्टी इसी तरह की भाषा। हाँ, शालीनता से भी कहा जा सकता था कि हम संवैधानिक प्रक्रिया से इसको निरस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहां तो उद्देश्य से उसको निरस्त कराना नहीं, बल्कि उद्देश्य से मुसलमानों को खुश करके अपने पाले में लाने की बात हो रही है। आप जहां बैठी हैं मुंगेर में, वहां खानका है, और आपको याद होगा कि उसी खानका में राहुल जी और गए थे मिलने के लिए। तो इन सब का एक यही उद्देश्य है रूबिका जी, कि किसी प्रकार से हिंदू मुसलमान हो जाए, और यादवों का वोट तो इनको मिलता ही है, और मुसलमानों को जो 17-18% वोट है उनको पोलराइज करके बीजेपी का भय दिखा करके अपने पाले में लाया जाए। और इसी रणनीति के तहत एआईएमआईएम को वो बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मैं जब ये बातें आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आनंद जी, आप जब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मार काट फाड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर एक शब्द में अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो जंगल राज वर्सेस आप कह रहे हैं दूसरा नैरेटिव जो एनडीए की तरफ से आ रहा है। अतीकुर रहमान साहब, इस बीच मुसलमान क्या इस बात पर यकीन कर लेगा जो एआईएम कहने की कोशिश कर रहा है, कि ये बात वो समझेगा कि नहीं? उसे मालूम है कि हमको तो किसी भी कीमत पर एनडीए को हराना है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जीत रहा है कि हार रहा है, हमारे लिए बस एनडीए हारना चाहिए। रूबिका जी, मैं समझता हूँ एनडीए को हराना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। और जहां तक के मुद्दों की बात हो रही है, तो क्या मैं जान सकता हूँ आपसे कि जब राम मंदिर का कर्तव्य कैसे कह सकते हैं अतीकुर रहमान साहब आप? पावर में आई उस वक्त में क्या मुद्दे थे? अरे देश की एकता कर्तव्य हो सकता है, वोट देना कर्तव्य हो सकता है। अतीकुर रहमान साहब पढ़े लिखे आदमी, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अरे मुझे हाँ, लेकिन आप शुरुआत ही ऐसे भयंकर कंट्रोवर्शियल बयान से करते हैं सर। No, I'll give you good 2 minutes sir, without any interruption. लेकिन मैं आपको इस बात पर इंटरप्ट करूंगी सर। ये क्या बात हुई? कर्तव्य हर भारतीय का होना चाहिए। अरे वोट देना भारतीय का कर्तव्य हो सकता है, ईमानदार होना कर्तव्य हो सकता है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ना कर्तव्य हो सकता है। ये क्या बात हुई कि हर भारतीय को एनडीए को हराना कर्तव्य होना चाहिए? वजूहात मैं आपको बताऊंगा। वन साइडेड बयान सर। नहीं, मैं उसकी वजूहात आपको बताऊंगा ना। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को हराना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बिल या मुसलमानों के साथ में उन्होंने दुश्मनी का रवैया रखा पिछले इन 10 सालों में। नहीं, मेरा मुद्दा मुसलमान है नहीं, मेरा मुद्दा है कि बीजेपी को हराना कर्तव्य भारतीयों का इसलिए है कि बीजेपी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बीजेपी एंटी फेडरलिज्म है,
बीजेपी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू है। अब मेन मुद्दे पे आ जाइए। मैं सिर्फ एक सवाल आपके पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट लोकसभा में थी और राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर पूरे भारत के अंदर 303 का एक स्कोर मारा, तब क्या भारत के सामने बेरोजगारी मुद्दा नहीं थी, एजुकेशन मुद्दा नहीं था, या इस तरह से जो मुद्दों की बात हो रही है, राम मंदिर के मुद्दे पे इन्होंने 2 सीट से 303 के स्कोर मारा, तब मुद्दा नहीं था। लेकिन मुसलमानों की बात करना गुनाह है, वक्त की बात करना और एश्योरेंस मुसलमानों को देना गुनाह है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं मुसलमानों की बात करना ही नहीं चाहता। ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी फेडरलिज्म वाली पार्टी को हराना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अच्छा, एंटी इंडिया इसीलिए फ्रेजाइल इकोनॉमी से बेस्ट 5 इकोनॉमीज में आ गई। ये एंटी इंडिया है इसीलिए सड़कों के जाल बच गए। ये एंटी इंडिया है इसीलिए डिजिटल इंडिया एकदम बेस्ट हो गया। हाँ सर, ये एंटी इंडिया है। व्हाट इज फेक फिगर्स सर? यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड फेक फिगर्स ना। और ये कोई एक आदमी नहीं बोल रहा है, ये यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले हुए नंबर्स नहीं है प्रभु। For God's sake, आपके मन में कुछ विचार चल रहा है, उसको आप फैक्ट के तौर पर यहाँ पर सबके सामने प्रोजेक्ट करेंगे। मैं कैसे ये अलाउ कर दूंगी सर? एक सेकंड रुकिए ना। आप कह रहे हैं आप मुसलमानों की आड़ में पूरे नहीं सर रुकिए। फैक्ट पर बात होगी, फिगर्स पर बात होगी। अगर आप कह रहे हैं कि एनडीए एंटी इंडिया है और सबका कर्तव्य होना चाहिए एनडीए को हरा देने का, तो ठीक है, 2 यहाँ पर चेहरे बैठे हुए उनसे पूछ लेते हैं। मोहम्मद फैज खान, उसके बाद धनंजय गिरी। मोहम्मद फैज खान, मेरी ये गुजारिश है कि अतीकुर रहमान साहब ने जो बात कही कि हर भारतीय का कर्तव्य है एनडीए को हराना, भाई मौलिक कर्तव्य इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है। तो ये बात भी आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि किसी पार्टी को हराना कर्तव्य है भारतीयों का। तो एक बात तो ये, और दूसरा उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का अहित करती है और उनको टिकट भी नहीं देती है, यानी वोट नहीं दोगे ये कर्तव्य बताओगे और फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी चाहिए। तो ये दोहरा मापदंड साहब नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो सारी बातें कहते हैं, मुसलमानों को वर्गलाने की, बहकाने की बात कहते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल घटना नहीं हुई थी? जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था वहां पर आपने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा लेकिन जय फिलिस्तीन कहूंगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ, जबकि भारत माता की जय कहना संविधान में लिखा हुआ है। फिर भी आप जय फिलिस्तीन कह रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हैं। और आपकी पार्टी के लोग भी न भारत माता की जय कहते हैं, न वंदे मातरम कहते हैं। और भारत के हित में और मुसलमानों के हित में जो भी आएगा, चाहे इसमें ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी सर। 20 सेकेंड अतीकुर रहमान साहब, 20 सेकेंड, और उसके बाद वारिस पठान वर्सेस धनंजय गिरी। ऑलराइट रूबिका जी, मेरी बात का तो जवाब दिया ही नहीं ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर के मुद्दा बनाकर बीजेपी 2 सीट से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गई, तब क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं था? तब क्या एजुकेशन मुद्दा नहीं था? तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पर वोट मांगे और 2 सीट से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए? इस बात का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे तो मेहरबानी होगी। जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने वो तो पूरा किया। बीजेपी बनवा दिया। मोहम्मद फैज रुकिए, आपने सवाल पूछा ना। अतीकुर रहमान साहब क्यों उतावले हो रहे हैं? आपने सवाल पूछा, धनंजय जी यहाँ पर मौजूद है। धनंजय जी जवाब दीजिए। हाँ धनंजय जी जवाब दीजिए। रूबिका जी, इनके हृदय में इतनी हिकारत भरी होगी, हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, हमें मोहब्बत से भरा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो पहले पन्ने पे राम दरबार लगाया, क्योंकि राम इस देश की अस्मिता, इस देश की भावना, इस देश का प्राण स्वर जो है वो राम है। रामत्व है, इस देश की तपस्या, त्याग, अर्पण, समर्पण की भूमि है। राममय है यहाँ का कण कण, और इसीलिए फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी स्टेबल 5 हुई। इसकी इसीलिए 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई। इसीलिए मुल्क का मुस्तकबिल के साथ